राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं वर्ण प्रश्नोत्तरी है इस पर एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे पहले मैंने वर्णमाला पर डिटेल में क्लास बना रखी है, उसे जाके ज़रूर देखना। और आज मैं वर्णमाला पर ही जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आई हूँ। और HTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन वर्णमाला तक नहीं छूटेगा। जितने के जितने सारे क्वेश्चन जो वर्णमाला आज तक पूछे गए हैं वे सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। इससे पहला मैं एक बार, जिसने क्लास पहले वाली नहीं देख रखी, वर्णमाला है इसका थोड़ा ब्रीफ सा व्यू करवा दूं। जैसे ए है, ए क्या है? ये वर्ण है। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। जैसे अमर लिख दिया, ये सारे वर्ण हैं। इन शब्दों, जो ये वर्ण है, इनके समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अमर घर गया, ये हमने शब्द जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? हमारा पूरा वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। ठीक है। और वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्द के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो कौन सी है? वर्ण। और वर्ण क्या होती हैं? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण दो प्रकार बांट रखे हैं, स्वर और व्यंजन। और वे जो ना तो स्वर के फिट बैठे और ना व्यंजन में फिट बैठे, तो उनको क्या कर दिए? कह दिया अयोगवा। तो स्वर है, उनकी संख्या कितनी है? मूल स्वर जो स्वर हैं, इनकी हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11। और व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी होती है? 33। और जो ये दो ए और अंग, ये दोनों अयोगवा, क्योंकि ये स्वर में भी फिट नहीं आए और व्यंजन में भी, तो इनको हम अनुस्वार या फिर विसर्ग ये भी कह सकते हैं। क्योंकि ये ऊपर बिंदी होती है, इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये दो बिंदी लग रही है, क्या कर विसर्ग। क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको ये बोलते हैं क वर्ग। और जो इनका ये जो पांचवा वर्ण होता है, इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक वे होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि हर एक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और य और व, ये दोनों क्या हैं? अर्धस्वर हैं, य और व। और ये चारों क्या हैं? य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। संघर्षी व्यंजन या फिर इनको बोले हम उसम व्यंजन, जिनको बोलने के लिए बहुत घर्षण हो या फिर उष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो, तो वे होया करें स है। ये क्या है? संघर्षी या फिर उसम व्यंजन। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं, क्ष, त्र, जय और स्र। और ये किन किन से मिलकर बने होते हैं? क और स से मिलकर अक्षय बना होता है, त्र, त और र से मिलकर बनता है, जय, ज और अय, ये वाला इससे मिलकर बना होता है, और स्र, स और र से मिलकर बना होता है। अगर हम अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा की प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या होता है? अघोष होता है। और जो हमारे संघर्षी व्यंजन थे स है, तो जो तीनों स हैं, स, ये तीनों किस में आते हैं? अघोष में। और जो है ये है बच गया, ये किस में आता है? सघोष में। और जो अंत्यस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब क्या माव हैं? सघोष में। अलग प्राण में कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व और स्वर, ये सारे किस माव हैं? अलग प्राण में। और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसम व्यंजन। उसम व्यंजन कौन से थे? स है, ये सब किस माव हैं? महाप्राणी में। और अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ व्यू लिया था कि वर्णमाला के बारे में। अब इसके जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको मौका मिलेगा आंसर क्या है वो बताने का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? तो जिसके खंड नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण होती है।
और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन सी होती है? वर्ण होती है। और लिखित इकाई है सबसे छोटी वर्ण। और वैसे पूछी जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ध्वनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। और जो व्यंजन है उसकी डेफिनेशन क्या है? जिनका मतलब उच्चारण के लिए हमने स्वरों की सहायता लेनी पड़ी। स्वर कितने होते हैं? 11। जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वे क्या होते हैं? स्वर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखो। ऑप्शन ए है ई मूल स्वर है, बी ए संयुक्त स्वर है, ऑप्शन सी ए कंठ्य ध्वनि नहीं है, और डी आ दीर्घ स्वर है। तो देख के बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 2 सेकंड का टाइम है, एक बार चेक करो, फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या है। ये देखो, हमने नहीं मतलब कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमने गलत बताना है। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो ई मूल स्वर है। अभी बताया था कि मूल स्वर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? ए, छोटी ई, उ और री। ये 4 क्या होते हैं? हमारे मूल स्वर होते हैं। तो ई क्या हो गया? हमारा मूल स्वर हो गया। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो ठीक हो गया। ये चारों हमारे क्या हो गए? मूल स्वर हो गए 4। तो ई ये ऑप्शन एक तो हमारा ठीक हो गया। आगे है ए संयुक्त स्वर है। तो जो ये संयुक्त स्वर हैं ये मतलब दो को मिलाकर एक बना है, वो होते हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए किससे मिलकर बना होता है? अगर हम ए में छोटी ई मिला दें, अगर हम इस ए में छोटी ई मिला देंगे तो क्या बनेगा? ए। तो ए क्या है? एक संयुक्त स्वर है। अगर हम ए में ए मिला देंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ए। तो वो भी क्या है? एक संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन बी भी हमारा ठीक हो गया। आगे है ए कंठ्य ध्वनि नहीं है। कंठ्य ध्वनि नहीं है, लेकिन देखो जो कंठ्य ध्वनि है वे कौन सी होती है उसको याद करने की एक ट्रिक थी। अकु है विसर्ग, अकु है विसर्ग। तो ए और आ और पूरा क वर्ग और जिनके पीछे विसर्ग लगा वे सब किस माँ में है? कंठ्य ध्वनि माँ में है। लेकिन यो क्या है कि ए कंठ्य ध्वनि नहीं है। तो ये गलत हो गया क्योंकि ए तो कंठ्य ध्वनि है। आगे है आ दीर्घ स्वर है। तो ये ठीक है, आ तो दीर्घ स्वर है, ए में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों ठीक हैं, लेकिन ए कंठ्य ध्वनि है और इसने क्या लिख रखा है? ए कंठ्य ध्वनि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा। हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही डिटेल में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जितने भी 1 तक क्वेश्चन बने हैं सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो जो हमारी जीवा है उसके आधार पर हमने स्वरों को 3 भागों में बांट रखा है। एक तो अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और इसने हम तब पूछा है इन चारों में से कौन सा पश्च स्वर है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले अगर स्वर की बात करें, अगर स्वर उसका मतलब जो हमारी जीभ है वो आगे दांतों के पास लगे, यानी कि आगे हमारी जीभ जाए, तो वो क्या होता है? अगर स्वर होता है। तो जो ई और बड़ी ई, ए और आई, ये चारों क्या हैं? अगर स्वर में आएंगे। ई, बड़ी ई, ए और आई, ये चारों अगर स्वर हो गए। उसके बाद मध्य स्वर, मध्य स्वर में क्या आएगा? ए आएगा मध्य स्वर में। तो बचेगा कौन सा? आ। और जो ये जितने भी बच गए स्वर हैं टोटल 11। ई, बड़ी ई, ए, आई, ये हो गए अगर स्वर। ए हो गया मध्य स्वर और आ क्या माँ होगा? पश्च स्वर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन बतानी है। सबसे पहले हमने पता होना चाहिए अघोष कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा किस में आवे हैं? अघोष में आवे हैं। तो अब देखो, प और बै, प तो हो गया पहला और बै कौन सा हो गया? तीसरा। और तीसरा तो किस में होया करे? सघोष में होया करे। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। च पहला, छ दूसरा और अघोष भी कौन से होया करें? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो छ और छ ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। तो आगे भी देख लो, ख कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का हो गया। ग कौन सा हो गया? तीसरा।
तो तीसरा किस में आया करे, सैगोस में आता है। तो हमारा इस हिसाब से आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर तो कितने हैं, 11। मूल स्वर पूछा है तो कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं अभी बताए थे, ए, छोटी ई, उ और री। ये 4 क्या हैं, हमारे मूल स्वर हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे दंत। दंत का फार्मूला क्या था, तुलस, तय वर्ग, ल और स। ये किस माह में हैं, दंत में आते हैं। तो तय, थ, द, ध, न। तो तय वर्ग में आते हैं ये, तय, थ, द, ध और न। ये सब जो तय वर्ग में आते हैं ये किस में आते हैं, दंत में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये न और थ पूछे हम तय। तो जो दंत है उसको याद करने का फार्मूला है तुलस। ओष्ठ को याद करने का फार्मूला क्या है, उपू। उ दोनों के दोनों उ, छोटा उ और बड़ा उ, और पै से हो गया पै वर्ग। तो ये सब किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ में क्या आएगा, अकु है विसर्ग। तो ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग और है, ये सब किस में आते हैं, कंठ में। और तालु में कौन से आते हैं, ईचु यसा नाम, छोटी ई, बड़ी ई और ये किस में आते हैं, तालु में। तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो गया, दंत। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है? ये जो 3 स होते हैं, तीनों हैं, इनका सही क्रम बताना है, यानी कि किस क्रम में होते हैं ये। तो किस क्रम में होते हैं, सबसे पहले श, स और स, दऊ वाला स, पेट कटिया स और सड़क वाला स। ये इस तरह होते हैं, इनका क्रम जरूर याद रखना है और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मतलब HTET में, DSSB में ये पूछे गए ना, ये सब यहाँ पर कवर कर रखे हैं मैंने। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किस शब्द में र व्यंजन संयुक्त नहीं है? मतलब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, मतलब जिसमें 2 को जोड़कर बनाए जाते हैं वे होते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसमें ये पूछा है कि किस शब्द में र संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी कि किस में र नहीं है। ठीक है, देखो इसमें आश्रित, ये जो स्र है ये किससे मिलकर बना होता है, स और र से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें तो र है। कर्म, इसमें भी र है, ये ऊपर लगा रखा। तो जो मैं है इसमें र जुड़ गया, यानी कि इसमें भी ये भी संयुक्त व्यंजन है। और जो ऊपर र होता है ये हमेशा आधा होता है। और कर्म है तो इसमें भी र है, लेकिन ये देखो कृषि, इसमें तो र है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, अलप प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो एक होता है अलप प्राण और एक होता है महाप्राण। अलप प्राण में कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो होते हैं अलप प्राण। और सारे के सारे स्वर किस में आते हैं, अलप प्राण में आते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व, वे भी किस में आते हैं, अलप प्राण में। और महाप्राण में क्या आते हैं, एक तो संघर्ष या फिर उसम व्यंजन है जो स है वे। और महाप्राण में कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये किस में आते हैं, महाप्राण में। तो इसमें हम तक क्या पूछा है, अलप प्राण के बारे में पूछा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये देखो ये क हो गया पहला, ख हो गया दूसरा, ख महाप्राण होता है। तो ऑप्शन ए कट गया हमारा। त, थ, द, ध, न। तो तय हो गया पहला, थ, त, थ सेकंड हो गया, यानी कि ये महाप्राण। च, छ, ज, झ और अय, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सी ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, इस हिसाब से मतलब ये याद रखना है कि अलप प्राण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सारे स्वर अलप प्राण के अंदर आते हैं। और महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये किस में आते हैं, महाप्राण में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की मतलब इनमें से कौन सा है जो क ध्वनि इनमें से बनती है?
तो हमने एक अलप प्राण बताना है और एक एगोस सैगोस में से बताना है। तो अलप प्राण कौन से थे? पहला, तीसरा और पांचवा। तो जो ये क है, ये क वर्ग का पहला वर्ण है क, यानी कि ये अलप प्राण है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हमारी कट गई, क्योंकि इन दोनों में महाप्राण है। लेकिन क क्या है? अलप प्राण हो गया, क्योंकि ये पहला है, क वर्ग का पहला, और पहला तीसरा पांचवा अलप प्राण होता है। तो ये दोनों हो गए इनमें से। अब हमने सैगोस और एगोस में देखना है। एगोस कौन सा होता है? पहला और दूसरा एगोस होता है, तीसरा चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? सैगोस। और क है, ये क्या है? पहला। तो क की ध्वनि कौन सी होगी? एक तो अलप प्राण और एगोस, तो क्या हो गया? क। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अयोगवा वर्ण है। अयोगवा कौन से होते हैं? जो न तो स्वर में आवे और ना व्यंजन में आई। तो ए और अंग ये दोनों क्या हैं? अयोगवा। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों भी अयोगवा है, क्योंकि ऊपर की बिंदी है इसको कहते हैं अनुस्वार, और जो ये पीछे दो बिंदी लग रही है इनको कहते हैं विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमने गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए क्या है? री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। यह और वह अर्ध स्वर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण का दुगुना समय लगता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सबसे पहले हम ऑप्शन एक की बात करते हैं। जो री है ये मुर्दा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला है मुर्दा वाले को याद करने का, री टू रसानाम। री और पूरा ट वर्ग ये किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। तो री क्या है? मूर्धन्य है, ये बिल्कुल ठीक है। यह और वह अर्ध स्वर है, यह भी मैंने क्लास शुरू की जब बताया था, यह और वह अर्ध स्वर होते हैं। और यह और वह ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन भी हैं। यह र ल व अंत्यस्थ व्यंजन भी हैं, और इनमें से यह और वह अर्ध स्वर भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो ये बिल्कुल ठीक है। स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती इनको बोलने के लिए। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा? डी। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। गलत है, क्योंकि व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन 2 गुना समय नहीं लगता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? नासिक्य व्यंजन मतलब जिसको हम नाक से बोल सकते हैं, और जिनको हम नाक से बोल सकते हैं वे कौन से होते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा देखो, इसमें तय, तय तो पहला ही हो गया, तय थ द ये तीसरा हो गया, तय थ द न कौन सा हो गया? पांचवा। तो तय वर्ग का ये सबसे आखिरी है न, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नासिक्य कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, और प्रत्येक वर्ण का पांचवा है वो नाक से ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन बतानी है, और तालव्य को याद करने की क्या ट्रिक थी? सबसे पहले तो था अकु है विसर्ग, जो हमने कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अकु है विसर्ग, इसमें ए और पूरा क वर्ग और है और विसर्ग ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता हमारा? तालु। और तालु को याद करने का क्या ट्रिक थी? ईचू यशानाम, ईचू यशानाम, ई बड़ी ई, दोनों तो ई तालव्य से बोली जाती हैं। और च वर्ग, ईचू यशानाम पूरा च वर्ग, तो च छ ज ज ये हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जो तालव्य है उसको याद करने की ट्रिक है ईचू यशानाम, दोनों तो ई और पूरा च वर्ग वो तालव्य से बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर? और जो ये प फ ब ब है ये क्या है? ओष्ठ से बोले जाते हैं, और इनको याद करने की ट्रिक क्या थी? उपू, दोनों तो ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पूरा प वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। त थ द द न ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। और इनको याद करने की ट्रिक क्या थी? तुलस। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? यानी कि हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, मतलब हमने बताना है कि दंत्य व्यंजन कौन सा है। मतलब बोलते टाइम हमारी जीभ दांतों को लगती है, मतलब जो दंत्य है उच्चारण स्थान वो बताना है। तो जो ये क है, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकु है विसर्ग,
ए आ और पूरा क वर्ग कंठ से बोला जाता है, तो ए तो कंठ हो गया। तय, तय को याद करने की ट्रिक है तुलस, और तुलस दंत का होता है, तो तय थे दै दैन ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? बी। और ये च है, ये च का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ईचू यसा नाम याद करने की ट्रिक थी। और किसको याद करने की ट्रिक थी? तालव्य को। तो दोनों की दोनों ई और बड़ी ई और तय च वर्ग ईचू यसा नाम, और किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। और पै किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। और हम तक किसका पूछा है? दंत का। तो दंत से क्या बोला जाता है? पूरा तय वर्ग दंत से बोला जाता है, तय थे दै दैन है। और दंतव्य से एक और बोला जाता है, जो वह है ना, उसके बारे में बहुत बार पूछा जाया करे कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। और वह का उच्चारण स्थान सब ने कमेंट करके बताना है, क्योंकि एचटेट में बहुत बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सब ने जरूर बताना है वह का उच्चारण स्थान क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज की ध्वनि क्या है? तो ये किस किस से मिलकर बना होता है? अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं, अक्षय, तरय, जय और शरय, ये 4 होते हैं। और हम तक किसकी पूछी है? इसकी पूछी है। तो ज और अय होता है इसमें, ज अय, इसमें से भी ए बाहर निकाल दिया, ए जय। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। और 4 संयुक्त व्यंजन है वे कौन कौन से होते हैं? जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है वे कौन से हैं? अक्षय, तरय, जय और श्रय। जो ये किससे मिलकर बना होता है? क और स से मिलकर बना होता है। तरय तय और रै से मिलकर बना होता है। जय ये किससे मिलकर बना होता है? जय, अय और ए। श्रय स और रै से मिलकर बना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? अभी एक ट्रिक बताई थी, अकु है विसर्ग, ए आ और पूरा क वर्ग विसर्ग और है, ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो अकु है विसर्ग से हम क्या बता देंगे कि जो ए है वो किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तालव्य से कौन सा बोला जाता है? ईचू यसा नाम, छोटी ई बड़ी ई पूरा च वर्ग, य और स किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं? रीटू रसा नाम, री ट वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। और ओठ से कौन से बोले जाते हैं? उपू, ऊ और पूरा प वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग किस में हुआ है? यानी कि जिसमें र के साथ स्वर नहीं मिला हुआ है, तो किस में नहीं मिल रहा? तो ये देखो, ट्रक, इसमें ट आधा है और रे पूरा है। जब भी रे मतलब ऊपर होता है ना, अगर ऊपर रे लग रहा है ना तो वो क्या होता है? आधा होता है। और बाकी अगर नीचे रे लग रहा है ना तो वो पूरा होया करे। जैसे ट के नीचे ये रे की मात्रा लगा रखी, इसमें ट तो आधा है और रे पूरा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। तरह, तय और रे, यह भी पीछे बताया था, जो तरह है इसमें भी क्या है? रे पूरा है। अब इसमें देखो, इसमें भी तरह है, इसमें रे पूरा है, तय और रे। जब भी जो रे है ऊपर लगा हुआ होगा तो वो हमेशा आधा लगा करे, अगर नीचे लग रहा है तो वो पूरा होता है। इसमें जैसे इसमें है ट के नीचे रे है, इसमें ट तो आधा है और रे पूरा है। लेकिन पुनर्निर्माण में ये देखो, ये तो आधा है लेकिन रे आधा है और ये पूरा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बस ये याद रखना है कि जब भी हम ऊपर रे लगाएंगे तो वो आधा लगता है और नीचे रे पूरा होता है, इसमें अक्सर आधा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों से अलग है? मतलब तीनों का तो सेम है और एक का अलग है। तो ये देखो, तय थ द, उच्चारण स्थान बताना हमने। तो तय है, तय का तो क्या है? दंत है। और तय को याद करने की क्या ट्रिक थी? तुलस, तू ल और स, यानी कि तय वर्ग
ल और से, ये किससे बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे। तो तय, थे, दे, तय और थे, दे, दै, ने, ये हो गए, ये दोनों तो हो गए दंत से। और तू, ले क्या किससे हो गया? ये भी दंत से हो गया। और से, इसकी ट्रिक है तुलस। जो इसकी ट्रिक है ये तुलस है, यानी कि तय वर्ग, ले और से, ये किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। तो तय वर्ग में तय और थे आवे हैं, तय, थे, दे, दैन है, तो ये दोनों हो गए दंत से। और एक ले और एक से, ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। अलग कौन रह गया? से। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? जब भी घोष लिख रखा है तो हम उसने के लेके चलेंगे सघोष। ठीक है, तो सघोष कौन सा नहीं है, मतलब अघोष बताना है कौन सा है। तो अभी बताया था, मतलब ए, छ और डे। ठीक है, ये बताने हैं। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और जितने भी स्वर हैं ये किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। जितने भी स्वर हैं वे सारे सघोष में आते हैं। तो ए और ऐ ये दोनों तो क्या है? स्वर। तो ये किस में आ गई? सघोष में आ गई। और इसने पूछा है कि सघोष में नहीं है। जब भी घोष लिखा होगा तो हम सघोष लेके चलेंगे उसको, और सघोष नहीं है मतलब अघोष बताना है। अघोष कौन सा हुआ है? पहला और दूसरा। तो ए और ऐ ये दोनों तो स्वर हैं, और स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। च, छ, पहला और दूसरा कौन सा होता है? अघोष। तो च और छ दूसरा है, पहला दूसरा किस में आवा है? अघोष में। और इसने यही पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। और ये डे है, ये कौन सा होता है? टे, ठे, डे, तीसरे नंबर का हुआ है। तो तीसरे नंबर का कौन सा होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा किस में आवे हैं? सघोष में आवे हैं। तो ऐ, और डे ये तीनों क्या होगी? सघोष। और छ क्या हो गया? अघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, मतलब कौन सा ओठों से नहीं बोला जाता। तो मैं लिख रखा है, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं, ओष्ठ है। उनको याद करने की ट्रिक क्या थी? उपू। ये इसको याद करने की ट्रिक थी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों किससे बोले जाएंगे? ओठ से। और पै वर्ग पूरा किससे बोला जाएगा? ओष्ठ से। तो ऊ, पै, फै, बै, भै, मैं ये किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो इसमें मैं भी आ गया पै वर्ग में। पै, फै, पै, फै, बै, भै, मैं, ये कौन सा बच गया? डी बच गया। ये कौन सा हो गया? पांचवा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? जो उत्क्षिप्त व्यंजन हुए हैं वे कौन से हुए हैं? दो होया करें। एक तो होया करे डै जिसका बिंदी लग गया करे, और एक डै। तो उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर तड़नजात व्यंजन इन्हीं को कहा जाता है, और या फिर द्विगुण व्यंजन, ये तीनों एक ही नाम है। जो ये दोनों हैं डै और डै, इनके नीचे बिंदी लगती है, इसकी यहाँ पर लगती है। ये दोनों क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये देखो, इसने ये पूछा है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का किस में प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखो डै और डै देखना हमने कौन से में यूज कर रखा है? आरजू में नहीं है, पढ़ाई में। ये देखो डै और इसके नीचे बिंदी, यानी कि इसमें यूज कर रखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। डै उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये भी बताया। डै और डै ये दोनों क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, या फिर द्विगुण व्यंजन भी आ सकता है। संघर्षी व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, दै सपर्शी व्यंजन है, रै पार्श्विक व्यंजन है। ये बताना कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो ये तो ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। ऑप्शन ये तो ठीक है, क्योंकि डै क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। अभी बताया डै और डै दोनों क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है, या फिर द्विगुण व्यंजन भी आ सकता है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स है, ये चार क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा ठीक हो गया। सपर्शी व्यंजन, क से लेकर मैं तक 25 सपर्शी व्यंजन होते हैं। तो दै उनके बीच में आता है। तै, थे, दै, यानी कि ये तय वर्ग में आवे है। और क से लेकर मैं तक क्या होते हैं? सपर्शी व्यंजन होते हैं। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा? डी, रै पार्श्विक व्यंजन है। ये गलत है, क्योंकि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले है ना, ले।
ले क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, और रे क्या होता है, लुंठित व्यंजन। रे लुंठित व्यंजन होता है, और ये एच टेट में बहुत बार पूछी जाया करे। एक तो वे का जो उच्चारण स्थान कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, और उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है। इन तब बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाया करे, इन्हें जरूर ध्यान रखना। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ले, और रे क्या है, लुंठित व्यंजन है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही नहीं है, यानी कि उच्चारण स्थान बताना है हमने, कौन सा गलत है। ए और आ तालव्य हैं, पहला ही ऑप्शन हमने मिल गया, क्योंकि ए और आ दोनों क्या है, कंठ ध्वनि है। इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, अकु है विसर्ग, क्या है, अकु है विसर्ग। ए और आ पूरा कै वर्ग है और विसर्ग, ये सब किस माँ में है, कंठ माँ में है, लेकिन इसने क्या कहा है, तालव्य है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। आगे बात करेंगे हम, क और ख पूरा कै वर्ग किस माव है, कंठ माव है। ये कंठ को याद करने की ट्रिक है। ये हमारी जो अकु है विसर्ग लिखा है मैंने, ये कंठ को याद करने की ट्रिक है। ए आ और क वर्ग, तो क और ख कंठ में आगे। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, रे, ले, व, चार क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसने लिख रखा है य और व, ये दोनों अंतस्थ व्यंजन माँ, ये भी ठीक हो गया। और य और व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इसे भी जरूर याद रखना, य और व अर्धस्वर भी होते हैं। आगे है प और फ, ओष्ठ, ये प और फ ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, उपू, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पूरा प वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। तो प और फ ये भी ठीक है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसमें देख लो ऑप्शन और क्वेश्चंस ये लिखना, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो ने लाइक कर दिया करो, ताकि मैंने थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना।